नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर रोहित ने काफी कम समय में, क्योंकि अनिका फिर से वापस से अब उस कॉलेज में जाना चाहती थी, तो इधर रोहित को भी अब यहाँ पर लंदन के लिए निकलना था। लेकिन यहाँ पर वो दोनों भी एक दूसरे के लिए एक खूबसूरत याद बनाते हैं। यहाँ पर रोहित ने उसके लिए एक कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम कर दिया था। तब तक अनिका यहाँ पर अपनी रेड कलर की साड़ी को डाल कर आती है। यहाँ पर अब दोनों के बीच में डांस शुरू हो जाता है। वो दोनों म्यूजिक की धुन में एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। वो डांस करते हुए ही दोनों कहीं एक दूसरे में जैसे खो से जाते हैं। जब यहाँ पर उनका डांस पूरा होता है तो रोहित अब अनिका को एक फोरहेड किस करता है और वो अब अनिका को अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों एक दूसरे के साथ अपने प्यार भरे लम्हों को जी रहे थे। इधर कुछ ही देर के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो रोहित अब अनिका को टेबल के पास लेकर जाता है और उसके लिए वो यहाँ पर अनिका जब टेबल के पास आती है तो वो सबसे पहले टेबल चेयर को थोड़ा सा पीछे करता है। जैसे ही रोहित ने चेयर को पीछे किया तब अनिका भी वहाँ पर चेयर पर बैठ जाती है। तो वहीं रोहित अब अनिका के बैठने के बाद अब अपनी खुद की चेयर की तरफ जाता है और अनिका के जस्ट बिल्कुल सामने आकर बैठ जाता है। और रोहित अब अपनी सीट पर बैठने के बाद अब वहाँ पर रखे हुए उस बंच ऑफ फ्लावर को अपने हाथों में लेकर अब उसे अनिका के सामने बढ़ा देता है। रोहित को इस तरह से अपना प्यार जाहिर करते हुए देखकर हालांकि अनिका के गाल बिल्कुल ब्लश कर रहे थे, लेकिन अनिका भी यहाँ पर रोहित के हाथों से उन फूलों को लेते हुए ही कहती है, थैंक यू मिस्टर मारवा, मुझे ये फ्लावर काफी अच्छे लगे और आप इतने कम वक्त में इतना सब कुछ आपने कर लिया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, एवरीथिंग फॉर यू माई लव, और ये कहते हुए ही वो अनिका की प्लेट में खाने को अब सर्व करता है और खाने को डालते हुए ही कहता है, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए स्पेशली ये चिकन बटर मसाला बनाया है अनिका, और साथ में रुमाली रोटी। उम्मीद करता हूँ कि मैडम को ये सब भी पसंद आएगा। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा मिस्टर मारवा, बट हाँ दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये कहते हुए ही अनिका जब यहाँ पर अपनी एक बाइट बनाती है, जब एक बाइट लेती है तो उसे अब सच में जैसे ही ये बाइट उसके मुंह में गई तो अनिका एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तो और यहाँ पर अनिका ने जैसे अपनी आंखों को बंद किया तो रोहित यहाँ पर एक्साइटेड होकर बस अनिका को ही देख रहा था कि आखिर क्या अनिका क्या उसे उसके खाने के लिए भी उसकी तारीफ करेगी या नहीं। वो बस मानो अनिका से ही इस खाने की तारीफ करवाना चाहता था। हालांकि रोहित जब भी अनिका के लिए कुछ स्पेशल करता था तो वो हमेशा कुछ ऐसा ही करता था। इधर अनिका उस खाने के टेस्ट के बाद अब अपने आंखों को खोलते हुए वो अपने हाथ के इशारे से अब उसे उसकी रेटिंग देती है, अब क्योंकि वो उसे बहुत ही अच्छा लगा। इधर अनिका के मुंह का जब वो निवाला खत्म हो जाता है तो अनिका कहती है, माइंड ब्लोइंग मिस्टर मारवा, सच में ये तो बहुत ही टेस्टी है, मैं आपको बता नहीं सकती, आप एक बार खुद भी चख के देखिए कि आपने कितना लाजवाब खाना बनाया है। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित भी अब थोड़ा सा पोर्शन अब अपनी प्लेट में डालता है। इधर वो दोनों अब अपना खाना एंजॉय करते हैं और जब यहाँ पर उनका मील फिनिश हो जाता है तो दोनों भी यहाँ पर बेड पर जाकर बैठ जाते हैं। इधर रोहित अब अनिका से कहता है, एक बात कहूँ अनिका, अभी रोहित ने इतना ही कहा था कि तभी अनिका रोहित की तरफ देखकर कहती है, हाँ कहिए ना मिस्टर मारवा, क्या कहना चाहते हैं। तब अब यहाँ क्योंकि अनिका ने सोचा कि रोहित यहाँ पर जरूर उन्हें उनके किसी काम के बारे में बताएगा, लेकिन अब रोहित अनिका को इस तरह से एक्साइटेड बैठा हुआ देखकर अब कहता है, सच कहूँ अनिका, कुदरत ने तुम्हें काफी फुर्सत में बनाया है और मैं तो बहुत ही लकी हूँ कि मेरा ये चांद मुझ पर हर वक्त नजर आता है।
अब यहाँ पर अनिका ने सोचा था कि रोहित उसे किसी काम के सिलसिले में ये सब कह रहा होगा, लेकिन अब उसकी इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, अच्छा तो आपको ये बात कहनी थी मिस्टर मारवा, और इसलिए आप हमेशा अपने अपने इस चांद को छोड़कर हर बार कहीं चले जाते हैं ना मिस्टर मारवा। आप बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। बहुत गलत बात है मिस्टर मारवा ये आपकी। और ये कहते हुए अनिका बेड से उठकर विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है, मानो उसे रोहित से कुछ शिकायतें हों। तो वही रोहित भी अब अनिका को इस तरह से जाता हुआ देखकर अब रोहित भी अनिका के पीछे पीछे वहीं पर ही जाकर खड़ा हो जाता है और अब वो कहता है, मुझे पता है अनिका कि शायद मेरी अनिका थोड़ी सी मुझसे नाराज है, लेकिन मुझे अपनी अनिका को मनाना अच्छी तरह से आता है। और ये कहते हुए ही रोहित अब यहाँ पर अनिका के कंधे पर किस करने लग जाता है। तो उसके कंधे को अब अपने हाथ से पकड़कर अनिका को अब अपनी तरफ कर लेता है। तो इधर अनिका जैसे ही रोहित की तरफ घूमती है तो रोहित अनिका को अब अपनी बाहों में भर लेता है और इधर वो दोनों अब एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास करवाने लगते हैं। एक तरफ जहाँ पे ये दोनों अपने इन पलों को काफी अच्छे तरीके से जी रहे थे, तो इधर दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में अब तक स्वाति मल्होत्रा की गाड़ी भी यहाँ पर गुलेरिया हाउस के पार्किंग एरिया में इंटर हो जाती है। और जैसे ही उसकी गाड़ी पार्किंग में आती है तो वो अपनी गाड़ी को वहीं पर ही रोकती है। और इधर मयूर अभी भी गाड़ी में ही था कि तभी यहाँ पर स्वाति कहती है, उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखो मुझे जो कुछ भी बात पता चली है तुम्हें जो कुछ भी बात पता चली है तुम इसे किसी को कुछ भी नहीं बताओगे, समझ रहे हो ना मयूर। क्योंकि मयूर जिसे भी यहाँ पर गाड़ी में होश आ चुका था। इधर स्वाति की ये बात सुनते ही मयूर कहता है, इतनी बड़ी बात मैं कैसे सभी से छुपा कर रखूंगा, आप खुद ही बताइए, स्पेशली करण अंकल से। इस बात पर अब यहाँ पर स्वाति कहती है, देखो मयूर, वक्त आने पर मैं तुम्हारे करण अंकल को सब कुछ सच बता दूंगी, तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही अब मयूर कहता है, क्या मिस्टर धनंजय पीरामल, मेरा मतलब है क्या धनंजय अंकल को इस सच के बारे में पता है कि उनका खुद का बेटा यानी कि मिस्टर रोहित मारवा किंग है? क्या वो ये जानते हैं कि किंग कौन है? मयूर की ये बात सुनते ही अब स्वाति कहती है, देखो मयूर, अभी ये सारी बातें हम नहीं करेंगे। हम देखो अब घर आ गए हैं, इसलिए अभी इस टॉपिक को हम यहीं पर ही छोड़ते हैं और मेरी मानो अब चलो तुम गाड़ी से बाहर निकलो और खबरदार ये बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर मयूर अपनी गाड़ी के दरवाजे को खोलकर अपनी तरफ से और बाहर उतरने लगता है। तो वहीं स्वाति भी अब अपनी गाड़ी से अपनी तरफ की खिड़की को खोलकर वहां से बाहर निकल जाती है और अब वो दोनों साथ में ही गुलेरिया हाउस के अंदर की तरफ जाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद वो दोनों गुलेरिया हाउस के अंदर गए तो मयूर इधर अब सीधा ही अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो वहीं स्वाति भी अब मयूर को इस तरह से जाता हुआ देखकर अब वो भी अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इधर स्वाति जैसे ही अभी अपने रूम के सामने पहुंचती है तो अपने रूम के सामने पहुंचकर वो भी यहाँ पर दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ समय के इंतजार के बाद जैसे ही अब सामने से दरवाजा खुला तो सामने करण गुलेरिया खड़े हुए थे। करण को सामने देखकर अब स्वाति कहती है, अब जरा आप साइड हटेंगे या फिर मैं यहीं पर ही खड़ी रहूं? क्योंकि करण गुलेरिया ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो यहाँ पर दरवाजे पर दोनों तरफ अपने हाथ लगाकर खड़े हुए थे। इधर स्वाति की ये बात सुनते ही करण गुलेरिया अब अपने सेंस में आते हैं और वो अब यहाँ पर साइड में हट जाते हैं। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा भी करण के साइड होने के बाद अब अपने रूम के अंदर आ जाती है और वो यहाँ पर आने के बाद अब अपने रूम के दरवाजे को बंद कर देती है और अब अपने दोनों ही हाथों को सामने फोल्ड करती है और अब करण से कहती है, क्या मैं अपने पति से ये जान सकती हूँ कि वो अपने दोस्त के साथ मिलकर कहाँ पर गए थे? स्वाति अभी यहाँ पर इस लहजे में करण से बात कर रही थी मानो उसे धनंजय, करण, महेंद्र और राजीव के वहाँ दमयंती के किले में जाने से वो इससे उनसे बहुत ही नाराज थी। इधर स्वाति की इस तरह से ये बात सुनते ही करण गुलेरिया अब अपनी नजरों को इधर उधर करने लग जाते हैं
और उधर उधर करते हुए ही अब वो कहते हैं वो मैं और धनंजय राजीव और महेंद्र के साथ बॉयज ट्रिप पर गए थे। वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो? देखो स्वाति, तुम वो डिफिकल्ट वाली वाइफ मत बन जाना। मुझे वैसी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तुम जैसी हो वैसे ही पसंद हो। जो अपने तो अब बताओ, जो अपने हस्बैंड को बॉय ट्रिप पर नहीं भेजती। ये सुनते ही स्वाति अब अपनी एक एल्बो को ऊपर करते हुए ही कहती है, पहली बात तो करण, अब तुम चारों बॉयज तो हो नहीं। और हाँ, जरा मिरर में खुद को देखो। अरे चारों के चेहरे बूढ़े हो गए हैं। क्या इसके बाद भी तुम ये बात कहोगे? स्वाति की ये बात सुनते ही करण गुलेरिया पर सच में उसकी बात को मानते हुए जब मिरर की तरफ देखते हैं तो अब अपने आप को देखने के बाद कहते हैं, हाँ कहाँ से बूढ़ा हो गया हूँ स्वाति? देखो तो जरा, मैं आज भी कितना हैंडसम लग रहा हूँ। और वैसे भी मैंने सुना है एज इज जस्ट ए नंबर। करण की ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर एक सार्कास्टिक सी स्माइल आ जाती है और वो अब कबर्ड से अपने कपड़ों को निकालकर अब वो बाथरूम में जाते हुए ही कहती है, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। और हाँ, तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयज ट्रिप के एक्सपीरियंस सुनती हूँ कि आखिर तुमने अपने उस ट्रिप पे क्या किया। वैसे काफी एडवेंचर होगा ना वहाँ पर। अब स्वाति का ये टोंट भरी बात सुनते ही अब करण गुलेरिया के चेहरे के एक्सप्रेशन अब एकदम से ही बदल जाते हैं, क्योंकि स्वाति भले ही अभी वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी, लेकिन वो अभी भी ये सब नहीं भूली थी। तो वहीं अब ये सब कहते हुए स्वाति बाथरूम में चली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ इधर राजलक्ष्मी अब अपने रूम में बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी अब राजलक्ष्मी का फोन बजने लगता है। राजलक्ष्मी जब अपने फोन को देखती है तो यहाँ पर ये फोन उसे लाइफ केयर हॉस्पिटल से आ रहा था, इसलिए अब अपने फोन को रिसीव करते हुए जब राजलक्ष्मी इधर से हेलो कहती है तो सामने से अब उसे आवाज आती है, मैडम आपको पार्वती मल्होत्रा का चेकअप करने के लिए जाना है। ये सुनते ही अब राजलक्ष्मी कहती है, क्यों क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना वहाँ पर? ये सुनते ही अब उसे सामने से आवाज आती है, नहीं मैडम, उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, ठीक है, मैं भी मल्होत्रा हाउस के लिए निकल रही हूँ। ये कहते हुए ही वो अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और अब वो मयूर को वो आवाज लगाते हुए ही कहती है, मयूर देखो मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मैं भी मल्होत्रा हाउस जा रही हूँ। देखो तुम अपना लंच कर लेना। और राजलक्ष्मी ये कहते हुए ही अपने पर्स को उठाकर मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाती है। तो इधर मारवा हाउस में सुहासनी मारवा भी अभी यहाँ पर जोर से अपने बेटों को ही आवाज लगा रही थी। वो अपने बेटों को आवाज लगाते हुए कहती है, पंकज, हंसराज, इधर अपनी माँ को इस तरह से जोर से आवाज लगाता हुआ देखकर उसकी आवाज को सुनकर वो दोनों ही अभी यहाँ पर हॉल में आ जाते हैं और हाँ, हॉल में आते हुए ही कहते हैं, माँ क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? आप इस तरह से जोर से आवाजें क्यों लगा रही हो? इस बात पर अब सुहासनी मारवा कहती है, हाँ बात ही कुछ ऐसी है। अरे कैसे बेटे हो तुम? तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं? उन्होंने तुम दोनों को क्या कुछ बताया है क्या कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि मैं कब से तुम्हारे पापा को ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं नजर आ रहे। अब अपनी माँ की ये बात सुनते ही वो दोनों हैरानी से एक पल के लिए तो एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहते हैं, पापा कहाँ जा सकते हैं माँ? वो यहीं कहीं ही होंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम देखते हैं कि पापा कहाँ पर है। और हाँ, ये भी तो हो सकता है कि उन्हें कुछ जरूरी काम याद आ गया हो, इसलिए वो यहाँ से गए होंगे। वो जरूर कोई अपना बाहर काम करने गए होंगे। ये सुनते ही सुहासनी मारवा कहती है, हाँ होने को तो हो सकता है, उन्हें जरूर कुछ जरूरी काम हो गया हो। वैसे उन्हें अगर वो यहाँ से बाहर जा रहे थे अपने किसी काम के सिलसिले में तो उन्हें मुझे मैसेज तो करके मुझे बता देना चाहिए था, या वो एक छोटा सा मैसेज ही ड्रॉप कर देते। ये सुनते ही अब पंकज कहता है,
माँ आप चिंता मत कीजिए, हम देखते हैं कि आखिर पापा कहाँ पर हैं, इसलिए आप अभी जाइए और आराम कीजिए। और ये कहते हुए ही पंकज जब अपने रूम की तरफ जाने लगता है तो वहीं दूसरी तरफ इधर मारवा हाउस के सीक्रेट लैब में यहाँ पर धर्मराज मारवा को जब होश आता है तो अपने सामने वो यहाँ पर भूमिका को देखकर मानो उसे बहुत ही गुस्सा चढ़ाता है और वो अब गुस्से में उसे देखते हुए ही कहते हैं, भूमिका तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे मैं कहता हूँ मेरे हाथों को खोलो। इधर धर्मराज मारवा की ये बात सुनते ही इससे पहले भूमिका कुछ भी कहती कि तभी राहुल अभी उनके सामने आकर कहता है, दादाजी पहचाना मुझे? इधर राहुल की ये बात सुनते ही अब धर्मराज मारवा कहते हैं, रोहित तुम भी इसमें शामिल हो? अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ना? इस बात पर अब राहुल उनके सामने जाकर अब उनके मुंह पर एक जोर का पंच मारते हुए ही कहता है, बुड्ढे आज तो मैं तुझे तड़पा कर ही मारूंगा। तू शर्म की बात कर रहा है? देख मैं तेरी शर्म कैसे निकालता हूँ और मैं भी देखता हूँ कि मुझे आज कौन रोकेगा तुझे मारने से। अरे बूढ़े तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तूने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया था ना? हाँ तूने। अब मैं देखता हूँ कि तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा, क्योंकि तुझे आज बचाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। इधर राहुल की इस बात को सुनकर अब रानी आलिशा कहती है, अपनी मौत आपकी मौत तो पक्की है और हाँ आपकी मौत बहुत ही खौफनाक भी होगी। और इधर आलिशा ये कहते हुए ही अब आलिशा भी यहाँ पर उनके चेहरे पर एक जोर का पंच मारती है और वो बड़े ही ध्यान से अब उन्हें देखकर कहती है, वैसे राहुल इनका करना क्या है? क्या कुछ सोचा है इस बारे में? आलिशा की इस बात पर अब राहुल कहता है, पहले इन्हें यहाँ से निकालना होगा, इसके बाद अब तो ताऊजी ही इनका हिसाब करेंगे। इधर यहाँ पर राहुल की ये बात सुनते ही भूमिका कहती है, वैसे इन्हें कहाँ पर रखें हम? क्या ये सोचा है? क्योंकि अगर हम इन्हें यहाँ से निकालेंगे तो फिर हमें इन्हें कहीं दूसरी जगह पर भी तो लेकर जाना होगा। भूमिका की ये बात सुनते ही अब राहुल कहता है, इन्हें फिलहाल के लिए तो रोहित के विला में ट्रांसफर कर देते हैं। इधर राहुल की इस बात पर अब आलिशा कहती है, हम मामा जी से इसके बारे में बात करते हैं। आलिशा की ये बात सुनते ही अब भूमिका कहती है, पहले हमें यहाँ से इन्हें रोहित के विला में शिफ्ट कर देना चाहिए, उसके बाद ही हम इसके बारे में ताऊजी को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जब तक हैं तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा है। जहाँ एक तरफ ये तीनों ही देवराज यहाँ पर धर्मराज मारवा को यहाँ से निकालकर रोहित के विला में भेजने की बातें कर रहे थे, तो इधर दूसरी तरफ हिमालय के रीजन में बने एक गुफा में यहाँ पर दिव्यांशी अब देवराज गुलेरिया के सिर पर अब बैंडेज करते हुए ही कहती है, तुम्हें ये कैसे चोट लगी देवराज? और क्या तुमने उस पाउडर को यूज नहीं किया जो सर जी ने हमें इमरजेंसी के लिए दिया था? तुम्हें याद है ना जब उन्होंने हमें साफ साफ कहा था कि अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी आती है तो हमें इस पाउडर को यूज करना चाहिए था। क्या तुम्हें उनकी बात याद नहीं थी? ये सुनते ही देवराज गुलेरिया कहते हैं, आसान नहीं होगा हमारे लिए उस डायमंड ड्रग को प्रोटेक्ट करना। इधर यहाँ पर दिव्यांशी जो कि देवराज से कुछ और पूछ रही थी, लेकिन देवराज यहाँ पर डायमंड ड्रग के बारे में ही बात कर रहे थे, तो उसकी इस बात पर अब यहाँ पर दिव्यांशी कुछ भी कहते कि तभी राजेश्वर पीरामल कहते हैं, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ देवराज। एक वक्त था कि हमारे सामने किसी के खड़े होने की भी हिम्मत नहीं होती थी, और देखो एक अब वक्त आ गया है कि हमें सभी से भागना पड़ रहा है। वैसे मानना पड़ेगा उस ब्लैक कैट को, अगर मैं भी वहां से उस समय नहीं भागा होता ना तो वो ब्लैक कैट मुझे अपने कब्जे में ले चुकी होती। अरे मैंने सोचा था कि मुझसे ज्यादा पावरफुल वो ब्लैक कैट बिल्कुल भी नहीं होगी, और इसलिए ही मैंने उसको चुनौती दी थी, लेकिन सच में वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकली। दुश्मन सच में काफी पावरफुल हो गए हैं। हमें अब कुछ इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम हर बार ऐसे ही हारते रहेंगे, और अपने आप को बचाने के लिए हमें हर बार इसी तरह से ही मैदान को छोड़कर भागना होगा। हालांकि ये अब की बार इस तरह से मैदान छोड़ना सच में बहुत ही भारी पड़ गया था। ये सुनते ही अब देवराज कहता है, आखिर कौन हो सकती है वो ब्लैक कैट जो इतनी शक्तिशाली है?
इस बात पर अब दिव्यांशी कहती है वो जहाँ तक मुझे पता चला है वो किंग की क्लोज सिक्योरिटी गार्ड है। अगर हमें उस ब्लैक कैट के बारे में जानना है ना तो हमें सबसे पहले राजमहल के ऊपर अपनी नज़र को बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब जब हम राजमहल पर अपनी नज़रें बना कर रखेंगे तो किंग के साथ साथ हमें ब्लैक कैट के बारे में भी पता चल जाएगा। और अब हमें अपने हर एक कदम को फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि दुश्मन कितने ताकतवर है ये तो हम हर एक बार जंग में देखते ही हैं। इस बात पर अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, सर जी अब आप ही हमें बताइए कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। अब हमें आगे क्या करना चाहिए। इधर देवराज गुलेरिया की ये बात सुनते ही सर जी जो कि इधर अपने ही सोच में थे वो भी देवराज गुलेरिया की बातों से अभी अपने सेंस में आते हैं और कहते हैं, अब तक हमने अनिका, आकाश और आलिशा को टारगेट कर रहे थे ना। इस बात पर अब दिव्यांशी कहती है, हाँ तो इस बात पर अब सर जी कहते हैं इस बार हमारे टारगेट यही लोग हैं, लेकिन वो हमारे दुश्मनों के लिए। इस बात पर अब दिव्यांशी कहती है कि मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी। जो हमारे दुश्मनों के लिए टारगेट मतलब आप कहना क्या चाहते हैं। दिव्यांशी की ये बात सुनते ही अब सर जी कहते हैं, हमारे दुश्मन उन तीनों भाई बहन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो इस बार कैसे हमारे टारगेट को कोई भी नहीं समझेगा, क्योंकि दुश्मन सोच रहे होंगे कि हम उन तीनों को ही टारगेट करेंगे और यही हमारे लिए एक सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। इस बार हमारा टारगेट है बड़ी रानी, वो आलिशा की कमजोरी है ना, तो बस बड़ी रानी अब आलिशा को हमारे पास ही लेकर आएगी। हमें आलिशा को टारगेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हमें आलिशा को यहाँ पर लाने के लिए बड़ी रानी को टारगेट करना होगा। और हाँ, उस आकाश गुलेरिया को हमारे पास उसका प्यार लेकर आएगा, क्योंकि वो श्रेया से बहुत प्यार करता है ना, तो बस श्रेया गुलेरिया की किडनैपिंग की तैयारी करो, क्योंकि श्रेया को किडनैप करना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। एक बार अगर श्रेया हमारे हाथों में आ गई उसके बाद तो वो आकाश भी स्वतः ही अपने उस प्यार के पीछे पीछे यहाँ तक आ जाएगा। सर जी की इस बात पर अब दिव्यांशी कहती है, वो श्रेया गुलेरिया क्यों, मेरा मतलब है हम उस अंजलि मल्होत्रा को भी तो किडनैप कर सकते हैं ना, क्योंकि अंजलि उसकी माँ है, इसलिए अपनी माँ को बचाने के लिए भी तो वो यहाँ पर आ सकता है। दिव्यांशी की इस बात पर अब सर जी कहते हैं, हम बार बार अंजलि को ही टारगेट करते हैं, इसलिए हमारे दुश्मन उसकी प्रोटेक्शन और भी अच्छे से करेंगे। और देखो श्रेया के ऊपर तो किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि श्रेया के साथ आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए श्रेया के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा और हमारा काम अच्छी तरह से हो भी जाएगा, क्योंकि हमारे दुश्मन उन सब को प्रोटेक्ट करने में लगे रहेंगे, लेकिन तब तक हम उनकी आंखों के नीचे से श्रेया को किडनैप कर लेंगे। सर जी की इस बात पर अब दिव्यांशी कहती है, और वो अनिका गुलेरिया हम उसे कैसे मजबूर करेंगे, क्या उसके बारे में कुछ सोचा है। दिव्यांशी की इस बात पर अब सर जी कहते हैं, हाँ उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है, क्योंकि वो रोहित मारवा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है ना, वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए अब रोहित मारवा का किडनैप हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। पिछली बार तो वो भाग गया था ना, अब देखता हूँ कि उसे हमारे पास लाने से कौन रोकता है। बस एक बार वो रोहित हमारे हाथ में आ जाए उसके बाद तो वो अनिका भी स्वतः ही उसको बचाने के लिए आ ही जाएगी, इसलिए बस अब सब चीज़ों को छोड़कर इन 3 लोगों को किडनैप करने की तैयारी शुरू कर दो। अब मैं भी देखता हूँ कि इन तीनों भाई बहन को हमारे पास आने से अब कौन रोक सकता है। और हाँ, एक बात, हम ये काम करेंगे राजमहल के फाउंडेशन डे पर। मुझे यकीन है कि हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही जोरों शोरों से वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। इस साल हम रानी साहिबा को एक अनोखा तोहफा देंगे जो कि उनके बिल्कुल ही सोच से परे हो। और हाँ दिव्यांशी, रानी अवंतिका के चेहरे हम सभी के रानी अवंतिका के चेहरे हम सभी के सामने आ चुके हैं, और इस काम के लिए हमें बड़ी रानी को थैंक यू तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि देखो अब हमें उसके चेहरे के बारे में पता चल गया है। वैसे तुम लोगों का क्या ख्याल है। इस बात पर अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, ठीक है तो मैं श्रेया को किडनैप करूंगा, बहुत हो गया इन सभी के पीछे भागते भागते। अब
अब बहुत हो गया चूहे और बिल्ली का खेल, अब इस खेल को खत्म करना होगा, अब आमने सामने की लड़ाई होगी। देवराज की इस बात पर अब दिव्यांशी कहती है, अगर तुम उस श्रेया गुलेरिया को किडनैप करने में कामयाब हो गई ना, तो मैं भी फिर उस अवंतिका की बेटी को किडनैप कर लूंगी। रेवती, हाँ रेवती बेटा, तेरी माँ तुझे बुला रही है, इसलिए अब वक्त आ गया है तुझे अपनी माँ के पास जाने का। वैसे तुम चिंता मत करना, मैं हूं ना, तुम्हारी मौत के बाद मैं आलिशा और लतिका को भी तुम्हारे पास ही भेज दूंगी। तुम्हें वहां पर भी जाने के बाद अपनी बेटी और लतिका से दूर नहीं होना पड़ेगा। और ये सब कहते हुए ही दिव्यांशी भी यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगती है। तो इधर दिव्यांशी और देवराज गुलेरिया इन दोनों ने तो अपने अपने टारगेट के लिए बारे में सोच लिया था। तो वहीं अब सर जी कहती हैं, ये दोनों का तो हो जाएगा, लेकिन अब सवाल ये है कि उस रोहित मारवा को कैसे अपने कब्जे में ले। यहाँ सर जी अपनी ही सोच में थे कि तभी उनके कानों में एक AI वॉइस आती है जो कि कह रही थी, अगर रोहित मारवा को अपने जाल में फंसाना है तो पहले उसकी माँ आयशा को फंसाना होगा, क्योंकि अपनी माँ को बचाने के लिए उसका वो बेटा दौड़ा दौड़ा बिना हमारी किसी मेहनत के खुद ही आ जाएगा। इसलिए अब ज़्यादा कुछ सोचो मत, प्लान बहुत ही अच्छा है, इस प्लान को बस एग्जीक्यूट करने में लग जाओ।